गुड मॉर्निंग, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के फ्राइडे के 10 के दमदार ट्रेड्स की। अच्छा, हेडलाइंस पे जाऊं उससे पहले आज एक लिस्टिंग होनी है, वो लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पर आई। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग होती हुई फ्लैट एकदम इस समय ये स्टॉक कामकाज करता हुआ 577 रुपीज का इशू प्राइस, 925 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे और रिस्पांस तो अच्छा दिख रहा था। 53 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और अक्रॉस कैटेगरीज अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन का नंबर था। उस लिहाज से एक फीकी लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पे एग्जैक्ट अपने इशू प्राइस के इर्द गिर्द कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इस समय। आइए आज सुबह की टॉप हेडलाइंस। खराब ग्लोबल संकेतों से 2 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी 70 पॉइंट गिरकर 26,150 के नीचे आया। बैंक निफ्टी भी करीब 300 पॉइंट फिसला। मिड और स्मॉल कैप में भी गिरावट। उधर इंडिया विक्स करीब 9% चढ़कर 13 के निकला पार। आज ऑटो शेयरों में जोरदार रौनक। इंडेक्स करीब 0.5% मजबूत और आज एमएनएम और निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार हुए चुनिंदा एफएमसीजी शेयर। फार्मा शेयरों में भी खरीदारी कायम, लेकिन रियल्टी, आईटी और पीएसयू बैंकों में आज कमजोरी कायम। नोवेलिस के न्यूयॉर्क प्लांट में फिर आग की घटना से टूटा हिंडाल्को। शेयर करीब 2% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। साथ ही दूसरे मेटल शेयरों की चमक भी पड़ी फीकी। इंडेक्स करीब 1% कमजोर। कमजोर बाजार में टायर शेयरों में पकड़ी रफ्तार। जेके टायर्स करीब 2% मजबूत और सीएट और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी तेजी कायम। एमआरएफ में भी खरीदारी कायम। फ्राइडे का दिन है, दिक्कत में थे मार्केट्स। मैं आता हूं मार्केट्स पे, पहले शो 10 के दमदार ट्रेड्स की एक टीजर दे। हमारे साथ पहले तो बढ़िया देश के 4 जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे। स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको प्रशांत सावंत साहब और आशीष बहेती साहब पिछले शो से इस शो में शिरकत करते हुए, और अमोल अथावले और आशीष कयाल साहब जुड़ते हुए। वेलकम ऑन द शो आप सबको। कुछ देर में जब इनकी पिक्स हो जाएंगी, देश की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ रडार पे होगी। मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक त्यागी सर होंगे हमारे साथ बातचीत के लिए। और उसके बाद मार्केट बिग वॉइस की कड़ी में आज आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर महेश पाटिल साहब से भी करनी है मार्केट्स के आउटलुक पर चर्चा। लाइए प्लीज निफ्टी पर स्क्रीन पे 0.5% 100 पॉइंट का दबाव। हमने इसी ट्रेजेक्टरी में सेशन की शुरुआत करी थी 26,100 के इर्द गिर्द। उसके बाद ऐसा लगा रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ, 250 तक गए। अब वो 250 वाला निफ्टी वापस 26,100 के नीचे इस समय कामकाज करता हुआ, तो मामला ठंडा पड़ गया है। 0.5% दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस थे। प्री ओपन में वहीं थे, शुरुआत वहीं हुई थी। जो कुछ रिकवरी 15-20 मिनट में आई थी वो फिजल आउट हो गई, वापस 0.5% दबाव। लेकिन जिन लेवल्स को आखिर रीटेस्ट कर रहे हैं वो प्रिकेरियस है। आज सुबह की चर्चा भी आएगी, बातचीत होगी। 26,100 के लेवल्स, ऑप्शन राइटर्स का जोन बेहद क्रिटिकल वो लेवल्स होंगे जिसको डिफेंड करना जरूरी। हमारा बेस 1 दिक्कत में कई सारी पॉकेट्स हैं। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, 0.5% से ज्यादा के दबाव के साथ निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ। शुरुआत से प्रेशर माउंट हुआ है। आईटी ऐसा लग रहा था चलो ठीक है 0.5% दबाव, टीसीएस अकेले खड़ा हुआ है, वो टीसीएस भी ठंडा पड़ गया। बाकी आईटी स्टॉक्स तो दबाव में थे ही थे। तो हुआ क्या, 2.5% वो इंडेक्स अब कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो बैंक्स और आईटी दोनों अहम पिलर्स बेंचमार्क से ज्यादा वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उस पे मेटल्स ऐड करिए, उस पे रियल्टी, उसमें सरकारी बैंक्स में भी सरकारी बैंक, सब पेन में। थोड़ा बहुत दिक्कत है स्क्रीन पे। और मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत, अभी 45 मिनट हुए हैं और ब्रेथ के हालात देखिए। 1:3 का रेशियो है, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 75%, 3/4 इन रेड कामकाज कर रहे हैं। और वो लकीरें और दूर होती चली जा रही हैं, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में प्रॉफिट टेकिंग और तीव्रता से बढ़ रही है। 7वां सेशन हो गया ये खराब ब्रेथ का। वीरू थोड़ा सा अभी धक धक हो रही है, वापस आए टेस्ट करने और अब थोड़ी सी वीकनेस ऐसा एकदम से बढ़ रही है।
आशीष देखिए 26,090 बेस वन था, उसने अपना काम एक बार किया, वहाँ से एक पुल बैक आया। बट जो मैं आपको चीज़ दिखा था ना आशीष, ये आपका जो इन्वीडिया वाला इशू हुआ है, यूएस का जो कोलैप्स है, मेरे ख्याल से आशीष अब कॉल आइटम्स बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ नीचे आ गए हैं। 26,200, 26,300, 26,400। अब ये 25 नवंबर के वीक जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें पुरजोर तरीके से कॉल राइटिंग हो रही है। तो मैं यही कहूँगा, अब आपने अगर मान लीजिए अगर सुबह खेला भी एक पुल बैक, दैट्स गुड, बट अगर 26,090 टूटा ना आशीष, और इधर आपका तोड़ रहा है 36,800 निफ्टी आई टी, देन अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 26,000, यानी बेस टू पॉसिबल है, बेस टू पॉसिबल है 26,090 के नीचे। क्योंकि ये जो चीज़ मैं सुबह सुबह आपसे 9:13 पे कह रहा था, यही है वो। निफ्टी आईटी ही स्पॉन्सर कर रहा है हमारे डाउन साइड को। तो इफ़ वी वायलेट 26090, अ टेस्ट ऑफ 26033 एंड 26009 इज पॉसिबल आशीष। और निफ्टी बैंक ने एक छोटा सा पुल बैक दिया, लेकिन वो टिक नहीं पाया। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी आशीष, एज पर द स्टैट्स और जिस प्रकार से स्टॉक फ्यूचर्स की प्रॉपर्टी है, टेस्ट ऑफ 10 डेमा बेस टू लुक्स पॉसिबल, और वो है 58,744, 58,834। प्रेशर है मार्केट में, नो डाउट अबाउट दैट आशीष। परफेक्ट है। आइए क्विकली 10 के दमदार ट्रेड्स ले लिए जाएं। चारों एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पर रखिए। कयाल साहब, दो बढ़िया से आइडियाज कौन से? देखिए, फिलहाल मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, लेकिन अगर ऐसे प्रेशर में जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और अपने हायर पॉइंट ऑफ द डे पे चल रहा है, वो स्टॉक को पिकअप करूंगा मैं। उसमें से है टीबीओ टेक करके एक कंपनी है, जहां पर कल के दिन अच्छा रुझान देखा था, आज के दिन एक फॉलोअप एक्शन अच्छा देखा है। बाजार में प्रेशर है लेकिन फिर भी ऊपर है। टीबीओ टेक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1690 का, और टारगेट है 1840 का। और दूसरा जो स्टॉक है जीएमआर एयरपोर्ट, इसने 3 दिन पहले बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई थी, साइडवेज हुआ, कंटिन्यूएशन पैटर्न, वापस से यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है ऊपर की ओर। तो जीएमआर एयरपोर्ट पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 101 का, और टारगेट है 110 का। ओके, जीवा एयरपोर्ट्स, बहुत सारे अगर आप देखें लोग इसके मुरीद हैं आजकल। 104 पे 86 पर हिट करता हुआ डे हाई पर, मल्टी ईयर हाई पर। आशीष जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? जो ट्रेड रहेगा वो जनरल स्टील पे बिकवाली की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, और मेटल्स एज अ पूरा स्पेस में ही गिरावट देखने मिल रही है। तो 1070 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की जा सकती है। 1030 और 1010, 1010 तक के टारगेट के लिए। दूसरा जो ट्रेड में अच्छा लग रहा है वो एमएनएम का है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 3700 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 3830 और 3900 दो टारगेट के लिए, इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। कयाल साहब भी आशीष ही हैं, ध्यान रखिएगा वीरू। मैंने एकदम से गौर किया, मेरे सहयोगी भी आशीष, एक आशीष सुबह से थे, एक आशीष और आ गए। सावंत साहब, इस समय का प्रेफर्ड ब्लेसिंग्स। सावंत साहब, प्रेफर्ड पिक्स कौन से? जी आशीष जी, यहाँ पे एक पिक मेरा होगा फेडरल बैंक। अगर हम देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में प्राइस एक्सेप्टेंस नजर आया है 3 दिनों से, और आज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे ट्रेड कर रहा है एक वीक मार्केट में। तो ये करीबन जो 246-47 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ में बाय की सलाह दूंगा 242 स्पॉट के नीचे, बिलो 242 स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा होगा करीबन 257 से लेके 260, 257, 260। और नेक्स्ट पिक मेरा वही होगा जो मैंने कुछ देर पहले रेकमेंड किया था, करीबन 837 पे, वो था इंडसइंड बैंक। स्टॉक एक वीक मार्केट में भी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे ये भी ट्रेड कर रहा है, तो मैं इसको फिर से एक बाय रेकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस होगा करीबन 825, 828, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 880, 885। ओके, तो इंडसइंड बैंक 842 पे आपकी बाय कॉल। ट्रेड्स पूरे हुए यहाँ पर, और अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्कैनिंग कर लेते हैं। अच्छा, अमोल जी के 2 ट्रेड्स बाकी हैं। अच्छा अमोल जी, क्षमा चाहूँगा। अमोल जी, आपके 2 ट्रेड्स। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। नायका के साथ जाना चाहूंगा, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 271 के आसपास है पोजिशनली, टारगेट निकल के आ रहे 290 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 264 का। कंसिस्टेंट ये परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक, अभी भी हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। हालांकि आज मार्केट में दबाव है, बट स्टॉक अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा बीएल के साथ जाना चाहूंगा, 419 के आसपास है, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ।
450 तक के टारगेट है और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 408 का। कंसोलिडेशन में है बट कंसोलिडेशन पॉजिटिव है। अभी भी अपने स्टॉक प्रॉमिसिंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहा तो बीईएल में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रैली देखने को मिल सकती है। ये रहे बढ़िया से 10 के दमदार ट्रेड्स, टीबीओ टेक, जीएमआर रिपोर्ट्स, जिंदल स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, नायका और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल रखिए रडार पे। और अब बारी है आज के बेहद इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट की। रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक त्यागी सर अब हमारे साथ जुड़ते हुए। त्यागी सर, वेलकम ऑन द शो। लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छा लग रहा है आपको देखकर। त्यागी सर, पहले तो वो जो नई सेल्स बुकिंग का आंकड़ा 4,332 करोड़, ये तो लाजली ऐसा लग रहा है जो मुंबई ने दिल खोल के आपका स्वागत करा, ये उसका रिफ्लेक्शन है। अच्छा, वो जो स्वागत हम लोगों ने करा आपका, वो तो आपकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर गया होगा, ऐसा मानूं क्या? और उस वेस्ट पार्क का फेज 2 का अपडेट क्या, और ज्यादा इंपॉर्टेंट साथ में यहां से की लॉन्चेस Q3 Q4 में कौन सी आ रही होंगी जिसको हम भुना रहे होंगे? ओके, तो थैंक यू आशीष जी। तो देखिए, ये आप सही कह रहे हैं कि Q2 का जो ये नंबर थे 4300 करोड़, इसमें अबाउट 2400 करोड़ प्लस जो था वो मुंबई के वेस्ट पार्क का लॉन्च था। मुंबई में हम लोग को बताया गया था कि इस तरह का सॉर्ट ऑफ एक शॉर्ट पीरियड में हाई सेल्स नहीं होती, सेल्स थोड़ी थोड़ी इवन होती हैं, लेकिन फ्रैंकली जो कस्टमर्स थे हम उनके बेहद ही शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट में काफी रुचि दिखाई एंड हम लोग एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में पूरी जो 100% जो हमारा फेज 1 था वो लॉन्च हम लोग कर पाए सफलतापूर्वक। जो आपकी दूसरी बात है कि वेस्ट पार्क का फेज 2 कब आएगा, तो देखिए ऐसा है क्योंकि ये स्लम रिहैब प्रोजेक्ट है तो वो ग्रेजुअली जैसे जैसे वो स्लम रिहैब हम बना के हैंड ओवर करते रहते हैं, हमें नया एफएसआई मिलता रहता है। तो हमारे ख्याल से अभी आप माने तो मोटा मोटा सितंबर 2026 के आसपास फेज 2 इसके आने की हमें उम्मीद है। लॉन्च पाइपलाइन का जहां तक सवाल है आशीष जी, हमने फरवरी या मार्च में एक पूरा 5 साल का अपना रोड मैप मार्केट को दे दिया है, एक प्रेजेंटेशन बना के, एक हमने एनालिस्ट मीट की थी उसमें, और उसके हिसाब से हमारा टोटल जो 5 साल का जो हमारे जो टोटल जो लॉन्च प्लान था उसमें जो लॉन्च हो चुका है उसे काट के अबाउट 60,000 करोड़ के प्रोडक्ट्स हैं जो अगले 24 से 36 महीने में हम लोग लॉन्च करेंगे मार्केट में। सो ये लॉन्च देखो अप्रूवल्स और डिमांड दोनों के ड्राइवर्स चलता रहेगा। अब एग्जैक्टली Q3 में क्या आएगा, Q4 में क्या आएगा, ये कहना मेरे लिए अभी कठिन होगा, सिवाय इसके कि जो हमने सालाना गाइडेंस दी थी मार्केट को कि तकरीबन 20 से 22,000 करोड़ की हम लोग सेल करेंगे, वो गाइडेंस पे हम लोग बरकरार हैं। पर वो जो गाइडेंस दी थी FY26 की, इस पहली छमाही में उसका 72% आप लोगों ने अचीव कर लिया। तो मतलब उस गाइडेंस को फिर आप रिविजिट नहीं कर रहे, बढ़ा नहीं रहे, या फिर H2 फीका रहेगा ऐसा मानूं? ये क्यों हम रिविजिट क्यों नहीं कर रहे उस गाइडेंस को अब? तो दो कारण। एक तो ये कि अनलाइक एक सॉर्ट ऑफ एक असेंबली लाइन ऑपरेशन जैसे ऑटोज या कोई भी, रोज या हर क्वार्टर या हर महीने कोई नया लॉन्च नहीं होता है। हमारा लॉन्च जो इसमें जो बड़ा वाला लॉन्च था वो प्रिवाना था Q1 में। अब प्रिवाना हमने सोचा था कि एक्चुअली उसे लॉन्च इट विल सेल अक्रॉस 2 या 3 क्वार्टर, वो सारा का सारा एक क्वार्टर में बिक गया। तो हमारे लॉन्च आइडेंटिफाइड है, हमारे पास 1 या 2 लॉन्चेस हैं जो कि अगर अप्रूवल्स आए तो हम होपफुली Q4 तक निकाल लेंगे। तो बट एज फार एज गाइडेंस इज कंसर्न आशीष जी, हमारा ये लास्ट 2-3 साल का आप देखो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग फर्स्ट हाफ में हमेशा एक डिस्प्रपोर्शनेट शेयर कर लेते हैं और बाय एंड लार्ज हम लोग सालाना गाइडेंस एक्सीड भी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग गाइडेंस बीच में रिवाइज नहीं करते हैं। तो उसमें आपको आपकी इंटेलिजेंस चाहिए मुझे कि मैं गाइडेंस रिवाइज नहीं करूंगा अभी। ये बात अच्छी है आशीष। पता है क्या होता है, फर्स्ट हाफ अच्छा कर लो तो पूरी टीम जो है ना वो अप्रेजल को लेके बड़े आश्वस्त होती होगी, जनाब ठीक है अब अच्छा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब सेकंड हाफ में कोई दिक्कत पर ऐसे में क्या होता है, अगले साल के जब टारगेट लगाए जाते हैं ना टीम के, तो उतना ही सरदर्द हो जाता है। पिछले पाप साहब तो वो तब की तब देखी हो गया था तुम्हारे लिए, टारगेट बढ़ जाएगा। वो तब की तब, और इसमें वो तब की तब देखी जाएगी।
अगर फर्स्ट हाफ अच्छा कर लो और सेकंड हाफ में कभी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आए तो कम से कम डकवर्थ लुईस पे आप मैच जीत जाते हो। हाँ, दैट्स गुड। ये रहा भाई, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, ये मुंबई वाले आपको अभी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आपसे प्रश्न पूछता हूँ। दिल्ली एनसीआर मार्केट वो मार्केट था जिसने पिछले 5 साल में सबसे बड़ा प्राइस हाइक देखा। अब सर जो मैं फील कर रहा हूँ, क्या डिमांड थोड़ी सी स्लगिश है दिल्ली एनसीआर मार्केट में? क्या प्राइस इतने ड्राइव हो गए हैं कि लग्जरी सेगमेंट में तो डिमांड है, बट लो कॉस्ट हाउसिंग में, हालांकि उसका आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है भी नहीं, वहाँ डिमांड थोड़ी ड्राई हो रही है क्या सर? सो वीरेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूंगा कि ये सही बात है कि पिछले 5 वर्षों में जो एनसीआर मार्केट है, खासतौर से नोएडा और गुड़गांव, उसमें जो तेजी आई है प्राइसेस की, वो बाकी कंट्री में उतनी नहीं है। लेकिन अगर आप उसके 5 साल पहले जाएं, तो जो प्राइसेस में गिरावट एनसीआर में आई थी, उतनी गिरावट भी और ज्योग्राफीज में नहीं आई थी। मुंबई में नहीं आई थी उतनी बड़ी गिरावट। तो अगर आप 10-12 साल का एवरेज आईआरआर निकालेंगे प्राइसेस का, शायद एनसीआर बहुत भिन्न नहीं होगा बनिस्बत बाकी मार्केट्स के। हैविंग सेड दैट, जो आपका सेकंड पॉइंट है, ये बात सही है कि जो भी हमें भी रिपोर्ट्स मिलती हैं, जो थोड़ी बहुत स्लोनेस आनी शुरू हुई है, वो शायद मतलब आइड से प्राइस पॉइंट के हिसाब से लोअर या मिड रेंज में आनी शायद थोड़ी सी शुरू हुई है। लेकिन दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है वीरेंद्र और आशीष, के जो बड़े क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, अब जो भी 5-7 जो जिन्हें आप बड़ा क्रेडिबल मानते हो, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, उनके प्रोडक्ट्स का जहां पे कस्टमर को ये विश्वास है कि ये जो कह रहे हैं ये डिलीवर करेंगे, उस क्वालिटी के अनुरूप डिलीवर करेंगे, उस टाइमलाइन में डिलीवर करेंगे, उनकी डिमांड आई थिंक बरकरार है। बट हाँ, जब बुल ट्रेन चलती है तो उसमें रिलेटिवली कभी कभी और प्लेयर्स भी जुड़ जाते हैं। शायद उन प्लेयर्स को अब ग्रेजुअली हल्का हल्का रेजिस्टेंस फेस करना शुरू होगा, स्पेशली अगर वो साथ साथ लोअर और मिड रेंज प्रोडक्ट रेंज में है। बट अगेन अर्ली डेज येट। इसी का फॉलो अप फिर त्यागी साहब, रियल एस्टेट ने बहुत पावरफुल कमबैक करा था वो कोविड से, जब हम उभरे थे। अब वो कह लीजिए 2021 के मिड से लेकर एंड के बीच में, और उसके बाद से 4 साल गजब का बुल रन का फेज। अब वो आप 4 साल डाउन द लाइन, अब आपका आकलन है क्या? वो जो एक्सपेंशन फेज था उसके किस स्टेज में आके बैठे हुए, हम मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं या नहीं? सो देखिए आशीष, इनफैक्ट अभी आधे घंटे पहले आपके अंग्रेजी चैनल ने भी यही सवाल पूछा था मुझसे, और मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो अकेला जो ऑब्जेक्टिव डेटा बैक्ड चीज है वो है कि हम लोग इस अपसाइकिल के 4 साल हो चुके हैं। इसमें ये तो ऑब्जेक्टिव डेटा है, इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है। अब फ्रैंकली ये साइकिल अगले 3 साल चलता है, 5 चलता है, 7 चलता है, ये देखो यार, ये दो का, एक तो मतलब कोई लोकल इशू हो जाए और बी कोई मैक्रो इशू हो जाए, दोनों पे ऑनेस्टली मेरा जो लिमिटेड इंटेलेक्ट है उसके हिसाब से मैं कोई स्पेकुलेशन उसमें नहीं करना चाहूंगा। एक सिर्फ एक चीज के अलावा, कि अनलाइक 2010-11 जब पिछला मैसिव डाउन साइकिल आया था जो 8-9 साल चला, आज जितने जो कम से कम बड़े क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, उन सब की लेवरेज पोजीशन बहुत अच्छी है। सब ने अपने आप को वर्चुअली कंप्लीटली डीलीवर कर लिया है। तो आज जब भी कभी डाउन साइकिल आता है, मेरे विचार में जो बिल्डर्स हैं, जो बड़े बिल्डर्स हैं, ग्रेड ए क्रेडिबल बिल्डर्स हैं, उनकी क्षमता टू हैंडल दैट डाउन साइकिल 2010 के मुकाबले कहीं बेहतर है। जी, ये बात आपने काफी महत्वपूर्ण कही सर। उस वक्त रेरा नहीं था, क्रेडिबल नहीं था, सबके पास बहुत डेट था। बिल्कुल वही बात है, बहुत कोलैप्स हुई कंपनियां उस वक्त। अच्छा, ये सर आपका जो रेंटल पोर्टफोलियो है ये बहुत शानदार कर रहा है, 94% ऑक्यूपेंसी यहाँ पर रही। यहाँ पर क्या आउटलुक है सेकेंड हाफ के लिए आपका? इसको देखिए, हमारे जो हमारे इस समय हम लोग गुड़गांव में एक हमारा ऑफिस कमीशन हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है। हम लोग मीडियम टर्म में देखें अगर अगले 2-2.5 साल में, तो जो हमारा रेंटल रन रेट जिसे कहते हैं हम, हमारा टारगेट है कि मार्च 26 तक वो 6,000 करोड़ क्रॉस करेगा और मार्च 27 तक 7,000 करोड़ क्रॉस करेगा। ऑफिस के अलावा हम 3 मिड साइज मॉल्स कमीशन कर रहे हैं अगले 6 महीने में, एक गुड़गांव में, एक दिल्ली में, एक गोवा में। हम एक काफी बड़े मॉल का निर्माण शुरू कर रहे हैं गुड़गांव में।
तो रेंटल जो पोर्टफोलियो है वो हमारा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। ऑफिसेज भी और रिटेल भी, और गुड़गांव में भी और चेन्नई और हैदराबाद में भी। हमारी दो बिगेस्ट ज्योग्राफीज गुड़गांव और चेन्नई हैं इसकी रेंटल पोर्टफोलियो की। सो ये इसका रन रेट और इसका जो ट्रैक है वो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है इस समय। बढ़िया है। समय हमेशा कम रहता है। त्यागी सर के साथ बातचीत पता नहीं इतनी जल्दी 10 मिनट निकल गए, पता भी नहीं चला। पता नहीं वीरू खुद क्यों नहीं पूछा। त्यागी सर, वीरू पूछ रहे थे कि आप ये भोपाल जैसी प्रोमिनेंट सिटीज में कब वेंचर करोगे? देखो ऐसा है, मैं बताऊं आपको कि 2007-8 के बाद जब आईपीओ का पैसा नया नया आया था, तब हम काफी ये सो कॉल्ड टियर 2, भोपाल तो बहुत बड़ा शहर है, बट काफी शहरों में गए। फ्रैंकली उनमें, भोपाल में तो नहीं गए थे, पर इंदौर में गए थे हम इंदौर में हमने काफी मेजर डेवलपमेंट किया, लखनऊ में भी किया था। हमारा जो तजर्बा, मे बी बिकॉज हमारी होम ज्योग्राफी यहाँ पे है, इसलिए कि जो अकेला जो टियर 2 सिटी जिसमें हमें क्रेडिबल और लंबे लॉन्ग रनवे वाला ग्रोथ मिला है, वो है चंडीगढ़ ट्राई सिटी। यानी कि एक तरफ वो न्यू मोहाली और मुल्लानपुर जिसे कहते हैं, और दूसरी तरफ पंचकुला। वहां पे हमारी काफी डेप्थ है, हम काफी अच्छा माल बेच रहे हैं, बना रहे हैं, प्राइस पॉइंट अच्छे आ रहे हैं। उसके अलावा ग्रेजुअली यार ओवर टाइम हमने डिसाइड किया कि जो हमारी एक लिमिटेड बैंडविड्थ है, अब उसे मैं गुड़गांव या मुंबई में केंद्रित करूं, या चेन्नई के आईटी पार्क बनाने में केंद्रित करूं, या भोपाल या रिलेटिवली वहां जाऊं जहां पे हमें एस्टेब्लिशमेंट पूरा फिर क्रिएट करना पड़ेगा उन शहरों में। और किसी समय जा सकते हैं डेफिनेटली, बट तो लाइटर अभी नोट पे था, एटलीस्ट पता आज नहीं की तारीख नहीं है। वीरू को पता नहीं क्या इन्फैचुएशन है भोपाल से। भोपाल बहुत साफ शहर है, बहुत बढ़िया हाँ, लेक है, सही कह रहा हूं। मौसम है, बिल्कुल। त्यागी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। बिग मार्केट वॉइसेस में आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल सर इंतजार करते हो। महेश सर, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं। महेश सर, जब आज बातचीत हो रही है, ले दे के ऑप्टिमिज्म तो काफी है। निफ्टी बैंक नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूता चले जा रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट वहां पे आके खड़ा हुआ था। इस तरह की बढ़िया मूड माहौल बदलने के पीछे वाकई रीजन क्या है? ना हमारा रिजल्ट सीजन बहुत सुधरा है, ना ऐसा भी नहीं है कि रिलेटिव वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टिंग हो गए हों। जो थे कुछ दिन पहले, तस्वीर वैसी की वैसी है। ट्रेड डील भी अटकी हुई है, कोई अपडेट आ नहीं रहे। तो इस तरह का ऑप्टिमिज्म, इस तरह की चाल, ये बदल क्यों गई भारतीय बाजारों की? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आपकी बात सही है कि अभी तक जो थे, अभी लास्ट 3-4 क्वार्टर से जो माहौल था, राइट, वो इतना अच्छा नहीं था इक्विटी मार्केट्स के लिए। बट अगर आप यहाँ से अगर आगे देखते तो काफी चीजें बदल रही हैं, और इसके कारण मार्केट में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट और इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें तो पहली बात तो अर्निंग्स की बात करें, जैसे आपने बात की, अर्निंग्स ये क्वार्टर में Q2 में इतने अच्छे नहीं थे, सही बात है। लास्ट 3-4 क्वार्टर से एक्चुअली जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो लगभग मिड सिंगल डिजिट के आसपास है। बट अभी यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो ग्रोथ है वो बढ़ती हुई डबल डिजिट 11-12% के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। और उसका कारण ये है कि एक तो बेस अच्छा आपका हो गया है, दूसरा है कि जो इम्प्रूवमेंट जो गवर्नमेंट ने जो कोशिश की थी कंजम्पशन को स्टिमुलेट करने में, बजट में जैसे टैक्स रेट कट हुआ था, अभी जीएसटी रेट कट हुआ है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, पूरा इम्पैक्ट ग्रोथ पे, वो आपको थर्ड क्वार्टर से दिखाई देना पड़ेगा। आई मीन ये टाइम फेस्टिव सीजन भी अच्छा था। सो यहाँ से जो अर्निंग्स ग्रोथ जो है सबसे मुख्य कारण है बाजार को चलने के लिए, वो हमें दिख रही है कि वो लगभग 12-13% के आसपास रहेगी अभी। तो वो एक पहली बात है। दूसरी बात, आरबीआई की जो पॉलिसी जो है वो भी अभी काफी लूज हो गई है। आरबीआई ने ऑलरेडी 100 बेसिस पॉइंट रेट कट किए हैं। उसका जो इम्पैक्ट आता है ग्रोथ पे, वो थोड़ा लैग के बाद आता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स और 9 मंथ्स लैग। तो वो भी हमें दिखाई देगा। और आगे जाके भी हमें लग रहा है कि और रेट कट होंगे दिसंबर महीने में, जिस तरह से इन्फ्लेशन अभी लोएस्ट लेवल पे आके खड़ा हुआ है, तो वहां पे भी लग रहा है कि रेट कट होगा। सो वो एक इजी जो बोलते हैं ना पॉलिसी, उसके कारण अभी बैंक्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थी, एनबीएफसीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा थी लेंडिंग के लिए, वो काफी ईज ऑफ हो गई है। सो लिक्विडिटी सिचुएशन जो है ओवरऑल मार्केट में, वो इम्प्रूव हो रही है। तीसरा कारण मैं बताऊंगा कि इंडिया का जो मार्केट है अभी, जो अब ये पूरे कैलेंडर ईयर में अगर देखे जाए तो ऑलमोस्ट 23 to 24% से अंडर परफॉर्म किया है
ग्लोबल मार्केट, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट से। इसके कारण जो इंडिया का जो प्रीमियम था, रिलेटिव प्रीमियम जो बात करते हैं, काफी महंगा हो गया था 1 साल पहले, वो अभी आके ऑलमोस्ट जो हिस्टोरिकल एवरेज लेवल है उसके आसपास आकर खड़ा हो गया है। और हमने देखा है कि अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो बिकवाली कर रहे थे बाड़ीमारा में, अभी लास्ट 1-2 महीने से हमें दिख रहा है कि वहां पे थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है। तो रिलेटिव वैल्यूएशन की अगर बात करें ग्लोबल, तो इंडिया अभी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और फाइनली अगर बात करें तो मैक्रो सिचुएशन की अगर बात करते हैं, तो ऑयल प्राइसेस नीचे आके है आई है अराउंड $63। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो ट्रेड डील की आप बात कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट को 3 महीने पहले मार्केट नीचे आ गया था, वहां पे भी ऐसे दिख रहा है कि जल्दी में ही ट्रेड डील हो जाएगी। जिस तरह से बातचीत चल रही है यूएस और इंडिया के बीच में, ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ही जल्दी ट्रेड डील साइन हो जाएगा। ऑप्टिमिज्म दिख तो भी वो भी एक पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। महेश सर, एक टफ जॉब है, एक लीडिंग एएमसी का सीआईओ, दूसरों का पैसा मैनेज करना, उस पैसे में रिटर्न्स जनरेट करना, सुपीरियर रिटर्न्स जनरेट करना। तो ऐसे में वो यूजुअल दिग्गज स्टॉक्स में सब पैसा लोकेट करते हैं। एज सीआईओ वो अल्फा जनरेट करने के लिए आप कौन सी थीम्स पे दाव लगा रहे हो? आपकी बात सही है, स्पेशली जब हम बड़ी मात्रा में पैसे मैनेज करते हैं, ऐसा नहीं कि छोटी, तो हमें काफी बड़ा पैसा डिप्लॉय करना रहता है। तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म किए हैं लास्ट 1-2 साल में, और जहां पे हमें लग रहा है कि वहां से अभी इम्प्रूवमेंट हो सके, तो वहां पे क्या है, वो सेक्टर अंडर ओन्ड है, वहां पे ज्यादा लोग देख नहीं रहे हैं। और वहां पे हम एक काउंटर सिक्लिकल बात करते हैं ना, जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं, जहां पे शायद इमीडिएटली नहीं एक नेक्स्ट क्वार्टर में, बट अगले 1 साल में हमें वहां पे काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख सकती है। तो अगर वो नजरिए से हम लोग अगर देखते हैं, तो सेक्टर जैसे हुए, फॉर एग्जांपल अभी कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर है, राइट, कंज्यूमर स्टेपल्स जो है, वहां पे काफी अंडर परफॉर्मेंस हुई है, उनके नतीजे भी खराब थे, वॉल्यूम ग्रोथ वीक थी। बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अभी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए सेकेंड हाफ से कंज्यूमर गुड्स में, और जीएसटी कट्स का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। वो एक सेक्टर है। उसके अलावा ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में हमने जीएसटी कट के बाद एक रैली देखी थी, अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट आगे जाते हुए आपको जो नई वेज इंक्रीजेस आएंगे पीएसयू एम्प्लॉइज के लिए, वेज रिवीजन, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो ऑटो सेक्टर में लास्ट 2-3 साल से लास्ट अगर 5 साल में देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ खाली 4-5% के आसपास ही है। तो वहां पे गुंजाइश है कि आपको अगले कुछ सालों में वहां पे हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख सकती है। उसके अलावा जैसे बैंकिंग सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर में भी लास्ट 2-3 क्वार्टर से नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, मार्जिन में प्रेशर था बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऊपर आ रहे थे, इंटरेस्ट रेट कट हुआ था। बट यहाँ से एक तो क्रेडिट ग्रोथ जो 9-10% के आसपास चल रही थी, वहां पे हमें अभी थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, स्पेशली रिटेल साइड में। जो एनपीएस के जो कंसर्न थे वो भी हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में एक तो आपको क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर था वो भी एक क्वार्टर से अभी स्टडी हो जाएगा। अगले ये क्वार्टर में सीआरआर कट जो होगा उसका बेनिफिट मिलेगा मार्जिन के ऊपर। परफेक्ट। तो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है, स्पेशली लार्ज प्राइवेट बैंक्स है, वो इतने महंगे हैं नहीं अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो वो वहां पे वे पॉजिटिव दिख रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी ग्रोथ। तो बेसिकली आप कह रहे हो जो डोमेस्टिक थीम्स हैं उसी पे ज्यादा कन्विक्शन, कंजम्पशन, स्टेपल्स, ऑटो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन थीम्स को रडाप। मैं सर किसी और दिन ये चर्चा को और कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। मेरे ख्याल से अब समय ही खत्म हो चुका है 10 के दमदार ट्रेड्स पे। ट्रांजिशन कर लेते हैं, कंचन के पास चलते हैं। आज के ट्रेडर्स हॉटलाइन की क्वेरीज सॉल्व करने का समय है। कंचन, वेलकम बैक। जी, थैंक यू।